लेकिन इंटरव्यू में क्या कहते हैं, यू नीड टू बी वेरी फ्लुएंट व्हाइल यू स्पीक। एंड पहले राउंड में सबसे पहले तो करीब 30 to 35 मिनट्स मुझसे कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल्स पूछे गए थे, जिसमें हम्म, से कि एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, ये सब पूछा गया था। फिर कंप्यूटर नेटवर्किंग की चीज़ें पूछी गई थी मुझसे, टीसीपी आईपी पूछा गया था, ओएसआई पूछा गया था। एंड उसके बाद मुझसे एसक्यूएल, नो एसक्यूएल डेटाबेसेस में डिफरेंस, थोड़ी बहुत हम्म। सिस्टम सिस्टम डिजाइन भी पूछी गई थी कि लोड बैलेंसर क्या होता है, व्हाट इज स्केलेबिलिटी, बहुत बेसिक ज्यादा। So, hey everyone, welcome back to our new episode of our podcast. In this podcast, we are going to discuss the rounds of a Microsoft. जैसे भैया ने क्रैक किया Microsoft, we will know his journey, how he cracked the Microsoft, and let's start. भैया आपका थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए। सो हेलो एवरीबॉडी, आई एम देवांश एंड आई एम फ्रॉम कानपुर, उत्तर प्रदेश। और मैं करेंटली अभी बीटेक परस्यू कर रहा हूँ फ्रॉम बीआईटी मेसरा, रांची। एंड अभी 13 मई से मेरी ज्वाइनिंग है एट माइक्रोसॉफ्ट हैदराबाद एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंटर्न। ओके ओके ओके। तो भैया आप थोड़ा बताइए कि हाउ यू प्रिपेयर फॉर द माइक्रोसॉफ्ट इंटरव्यू प्रोसेस। सो माइक्रोसॉफ्ट की इंटरव्यू प्रोसेस यूजुअली 2 स्टेजेस में होती है। सो द फर्स्ट राउंड इज बेसिकली an entirely DSA and CP based round, and the second round is based on your resume, your projects. सो पहले राउंड के लिए मैंने फॉलो किया था स्ट्राइवर की डीएसए शीट को, along with टाइम टू टाइम कॉन्टेस्ट जो भी थोड़े बहुत, नॉट वेरी रेगुलर विद कॉन्टेस्ट टू बी ऑनेस्ट। बट हाँ, जो स्ट्राइवर का जो कंटेंट है उसको अगर फ्रॉम हेड टू टेल पूरा फॉलो किया जाए विद डिसिप्लिन, देन इट इज एक्चुअली रियली गुड। और उसकी शीट भी बहुत रिसोर्सफुल है, और मतलब उन क्वेश्चंस को अगर आप 2 बार रीआइटरेट कर लें, देन आपकी थिंकिंग और थॉट प्रोसेस बढ़ जाती है। सो इवेंचुअली वो सब क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस थी वो हेल्प करती है आपको डे से राउंड। तो इंटरव्यू के राउंड के पहले एक ऑनलाइन असेसमेंट होता है, विच इज 2 क्वेश्चंस इन 90 मिनट्स। तो वो क्वेश्चंस भी मतलब डिसेंट डिफिकल्टी के रहते हैं, बट यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन योर आंसर, तो वो इंटरव्यू से आसान ही होता है। ओके। सो लेकिन इंटरव्यू में क्या कहते हैं, यू नीड टू बी वेरी फ्लुएंट व्हाइल यू स्पीक। एंड तो फ्लुएंसी के लिए मैंने क्या किया था कि इंटरव्यू से कुछ समय पहले ही अपने दोस्तों से इंग्लिश में ही बात करना चालू कर दी थी, कि ताकि कन्वीनियंस ही रहे मुझे जब मैं एक्सप्लेन करूँ किसी को कुछ भी इंटरव्यू के दौरान। और एग्जैक्टली बस मैंने लव बब्बर को भी थोड़ा बहुत फॉलो किया था फॉर क्या कहते हैं, CND BMS OS ऊप्स, उस सब चीज़ों के लिए, CS फंडामेंटल्स के लिए बेसिकली। और डीएसए के लिए मैंने स्ट्राइकर को फॉलो। ओके ओके। एंड टेल मी सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो माइक्रोसॉफ्ट में पूछे गए थे। तो पहले राउंड में सबसे पहले तो करीब 30 to 35 मिनट्स मुझसे कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल्स पूछे गए थे, जिसमें हम्म, से कि एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, ये सब पूछा गया था। फिर कंप्यूटर नेटवर्किंग की चीज़ें पूछी गई थी मुझसे, टीसीपी आईपी पूछा गया था, ओएसआई पूछा गया था। एंड उसके बाद मुझसे एसक्यूएल, नो एसक्यूएल डेटाबेसेस में डिफरेंस, थोड़ी बहुत हम्म, सिस्टम सिस्टम डिजाइन भी पूछी गई थी कि लोड बैलेंसर क्या होता है, व्हाट इज स्केलेबिलिटी, बहुत बेसिक, ज़्यादा नहीं, सिस्टम डिजाइन में ज़्यादा नहीं घुसे वो, बिकॉज इट इज़ नॉट समथिंग विच फ्रेशर शुड नो। तो ये सब चीज़ें थी फॉर द फर्स्ट 35-40 मिनट्स। एंड फॉर द हम्म। नेक्स्ट 30 मिनट्स मुझे कोडिंग क्वेश्चन शेयर किया गया था, which is based on DP accompanied with DFS. Oh, yeah, base. Okay, okay. And which resources you had followed during your preparation? ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, देखो क्वेश्चन जहाँ से मिल जाए उसको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, डोंट बी रिजिड विद रिसोर्सेज, जहाँ से जो मिल जाए। कोई दोस्त का नहीं हो रहा है, उसने तुम्हें भेज दिया, कर दो। किसी को Okay. कोई डाउट आ रहा है, कर दो। जस्ट ट्राई आउट एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल। और हाँ, रिसोर्स Yeah. की अगर बात है तो पहले लीड कोड इज द प्राइमरी रिसोर्स, कि Yeah. वहाँ पर एक बहुत अच्छा बंच ऑफ क्वेश्चंस ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, इजी मीडियम हार्ड में सेग्रीगेटेड है। यू कैन स्लोली Yeah. इंक्रीज द डिफिकल्टी, एंड यू कैन इंक्रीज द डिफिकल्टी अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। जैसे जैसे तुम स्किलफुल होते जाओ, वैसे वैसे क्वेश्चन की डिफिकल्टी बढ़ाते जाओ, एंड वाइस वर्सा। क्वेश्चन की डिफिकल्टी बढ़ाते जाओगे तो स्किलफुल होते जाओगे। प्लस क्या कहते Okay. हैं, अगर आपके पास टाइम कम है, अगर आपके पास बहुत टाइम नहीं है, जैसे अगर आपके पास 12-15 महीने नहीं है, 3 ही 4 महीने हैं, और आपको केवल सेलेक्टिव क्वेश्चंस करने हैं, आपके पास उतना समय नहीं है कि आप बैठ के एक एक टॉपिक को 100 क्वेश्चन लगा रहे हैं, आपको है कि बस 15 से 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैं कर लूँ ताकि एक Yeah. थॉट प्रोसेस बिल्ड हो जाए, तो किसी भी अच्छे कंटेंट क्रिएटर की डीएसए शीट लगा सकते हैं, चाहे लव बब्बर की लगा लीजिए, चाहे स्ट्राइवर की लगा लीजिए। दोनों ही बहुत अच्छी हैं, दोनों ही मतलब फॉलो करने लायक है। Okay. 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 एंड थोड़ा बताइए कि मीन्स दिस वाज योर फर्स्ट इंटरव्यू और आपने भी पहले भी कुछ इंटर्नशिप की थी।
मैंने एक्चुअली एक इंटर्नशिप इससे पहले की थी, बट उसमें मेरा सिलेक्शन प्योरली मेरे रिज्यूमे और प्रोजेक्ट्स के बेसिस पे हो गया था। तो उसमें मुझे कोई डीएसए राउंड नहीं देना पड़ा था, दैट वाज प्योरली अ डेवलपमेंट बेस्ड इंटर्नशिप। तो वो रिमोट अच्छा। की थी मैंने एट द एंड ऑफ माई सेकेंड ईयर। और अच्छा। दिस वाज माई फर्स्ट प्रॉपर प्रोफेशनल इंटरव्यू विद अ बिग टेक। मैंग फैंग हम्म। जैसी कंपनी के साथ पहला ही इंटरव्यू था, एंड सरस्वती माँ की कृपा से आई हैपन टू क्रैक इट इन द फर्स्ट टाइम इज itself. Okay, okay. So tell me about some projects you had put it into the resume. So your resume got shortlisted. See, the main problem right now is that everybody is going towards MERN stack and mean stack. Every single person you will talk to is either going doing MERN, React कर रहा हूँ भाई, Angular कर रहा हूँ भाई, JS कर रहा हूँ भाई. Everybody is speaking the same language because Yeah. the limitation in web development is that the number of projects available on the internet is so low that every two people will have at least one intersecting project. कोई ना कोई क्लोन बना ही देगा 10 लोगों में, कोई ना Right. कोई पोर्टफोलियो वेबसाइट बना ही देगा, कोई ना कोई टू डू लिस्ट बना ही देगा। तो होता क्या है, इतने रिडंडेंट प्रोजेक्ट्स जब आपके रिज्यूमे में होते हैं तो वो शॉर्ट लिस्टिंग में दिक्कत करता है कि अगर 100 बच्चों ने अप्लाई किया और 90 लोगों ने स्पॉटिफाई का क्लोन बनाया हुआ है तो उसे नहीं लेंगे वो। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि 3 फील्ड्स हैं। एक है मशीन लर्निंग, एक है कंप्यूटर विजन, एक है ब्लॉकचेन। वेब डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको आना चाहिए, और उसके ऊपर इन तीनों में से कोई एक चीज आपको फॉलो करनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने मशीन लर्निंग को परस्यू किया था, और मेरे दोनों ही Mm. प्रोजेक्ट जो थे, एक कंप्यूटर विजन बेस्ड मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट था और एक डीप लर्निंग बेस्ड मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट था। तो Okay. मेरा एक प्रोजेक्ट था जेंडर एंड एज एस्टिमेशन फ्रॉम Okay. डेंटल एक्सरेज। कि डेंटल Mm. दांत के डेंचर का जो एक्सरे होता है, केवल अगर पूरी बॉडी बर्न हो जाए, कुछ भी रिमेन्स ना मिले, और तुमको जेंडर और एज प्रेडिक्ट करनी है उस, क्या कहते हैं, डिवाइस जिस बंदे का हुआ है उसका, तो जस्ट विद द हेल्प ऑफ दैट डेंचर यू कैन एस्टिमेट द एज एंड जेंडर। एंड द सेकेंड वाज कि केवल एक स्मार्टफोन के कैमरा से इफ यू क्लिक द इमेज ऑफ अ पर्सन आई, तो वो बता देगा कि वेदर द पर्सन हैज कैटरैक्ट, विच स्टेज द कैटरैक्ट इज इन, 3 स्टेजेस होती है कैटरैक्ट की, एंड व्हाट ट्रीटमेंट द पर्सन सपोर्ट्सली नीड्स Okay. फॉर क्योर। These are actually very interesting projects. And how much time it takes to cover these projects and build these projects? सी आई हैड पुट इन 1 year इनटू Mm. लर्निंग मशीन लर्निंग। मतलब मैंने पूरा ही, एक तरीके से समझ लो कि थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर पूरा ही मैंने मशीन लर्निंग को दिया था। तो मुझे Mm. प्रोजेक्ट बनाने में कलेक्टिवली 3 महीने लगे, दोनों प्रोजेक्ट्स बनाने Mm. में, लेकिन तब जब मेरा फंडामेंटल 1 साल से मजबूत हो रहा था मशीन लर्निंग में। Okay, okay, okay. आप उस चीज को जल्दी भी कर सकते हैं, मुझे मशीन Mm. लर्निंग बहुत ज्यादा पसंद आ गई थी, इसलिए मैंने बहुत ज्यादा ही टाइम दे दिया मशीन लर्निंग को। दिस Mm. प्रोसेस कैन बी फास्ट एंड अप, बट आई सजेस्ट कि 6 मंथ्स लोगों को देने चाहिए। जैसे अगर तुम्हारा इंटरव्यू जुलाई में है, तो फरवरी से स्टार्ट लर्निंग एंड स्टार्ट बिल्डिंग, 6 महीने में यू कैन बिल्ड वेरी गुड प्रोजेक्ट्स, और ऐसे प्रोजेक्ट बनेंगे दैट विल मेक यू स्टैंड आउट। जरूरी नहीं है कि भाई टू Okay. डू लिस्ट बना के पहुंच जाओगे, क्योंकि टू डू लिस्ट से अब नहीं होने वाला। नहीं नहीं, yeah, it is आज से correct. 6 साल पहले हो जाता था। हाँ, नहीं वो बड़ी बात है कि आपने अभी रिसेशन में माइक्रोसॉफ्ट क्रैक किया। थोड़े टिप्स बताइए कि रेज्यूमे कैसे स्टैंड आउट किया। जैसे आपने फर्स्ट बोला कि अपने जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो अच्छे होने चाहिए। जैसे अब तो मर्न स्टैक एंड वो सब कर रहे हैं, तो उससे भी ज्यादा आपको सीखना पड़ेगा। एंड जैसे आपने बोला कंप्यूटर विजन एंड उसमें उसमें आपने बोला कि मशीन लर्निंग मशीन एंड ऑल लर्निंग। उसके। हाँ। सो उसका भी रोड मैप बताइए थोड़ा मशीन लर्निंग का कि कैसे कैसे सीख सकते हैं आप। देखो, तुमने सबसे पहले रिज्यूमे की बात करी, तो मैं बताना चाहूंगा कि हम्म। सबसे पहले जब इंटरव्यूअर तुम्हारा रिज्यूमे पढ़ना चालू करता है, सो द हम्म। फर्स्ट थिंग ही वेट्स ऑन इज योर सीजीपीए। उसे वो सबसे ऊपर दिखाई देती है, तुम्हारे 10th और 12th के मार्क्स के बाद सीधे सीजीपीए लिखी होती है। तो लोग कहते हैं सीजीपीए से फर्क नहीं पड़ता, डोंट, सीजीपीए डजंट मैटर, 7.5 लाओ, 8 लो, मैटर करती है दोस्त, जरूर मैटर करती है। अगर कल को तुम इंटरव्यूअर बनोगे और तुम्हारे सामने एक बच्चा है जिसकी 9.5 सीजीपीए है, और एक बच्चा है जिसकी 6.5 सीजीपीए है, तुम्हारे दिमाग में ऑटोमेटिकली उस बच्चे के लिए एक फ्रेमवर्क बन जाएगा कि भाई जो 9.5 वाला है वो मेहनती है, उसने अपने आप को इंटरनल कॉलेज इवैल्यूएशन में प्रूव किया है कि उसे आता है। अब भले वो रट हम्म। के लाए, भले वो घिस के लाए, कुछ भी करके लाए, बट द फैक्ट इज कि नंबर मेहनत के बिना नहीं आते, किसी भी तरीके की हो।
तो पहली चीज है सीजीपीए। अगर तुम्हारी सीजीपीए 8.5 के ऊपर रहती है ना, तो एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट जो होता है वो इंटरव्यूअर ऑटोमेटिकली गेन कर लेता है तुम्हारे लिए, कि चलो इसको कोर्स वर्क तो आता ही है अच्छे से इस बच्चे को, कि कल को अगर मैं इसको कोई नई चीज सिखाऊं कंपनी में ले जाके, देन ही विल परफॉर्म गुड। Yeah. ये एक बिलीफ आ जाता है सीजीपीए से, और कुछ नहीं है। शॉर्ट लिस्टिंग तो देखो 7.5 में भी हो जाएगी, 8 में भी हो जाएगी। बस ये क्या है, जैसे कि अगर जैसे 10th बोर्ड का पेपर है और किसी बच्चे ने पहले 5 क्वेश्चन पूरे सही कर दिए, तो टीचर फिर आगे लीनियंट हो जाता है कि कोई बात नहीं, आगे भी सही ही होगा। ये वैसा सा एक प्रेमिस बिल्ड कर देता है एक इंसान का, जैसे द फर्स्ट इंप्रेशन इज योर सीजीपीए। उसके बाद आता है तुम्हारा वर्क एक्सपीरियंस। मैं तो ये Yeah. सजेस्ट करूंगा कि कॉलेज में जो क्लब्स होते हैं उनके लिए प्रोजेक्ट्स बनाओ उनको। जैसे क्लब्स के लिए वेबसाइट चाहिए होती है, Hmm. क्लब के लिए क्या कहते हैं, एक्सेल पे वर्क करना होता है, क्लब के लिए डेटा मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए, बनाओ। ट्राई ट्राई आउट करो, ईआरपी बनाओ, कॉलेज के लिए ईआरपी बना दो फ्री में। तो अगर Yeah. तुम्हारे पास इस तरीके के कॉन्ट्रीब्यूशंस रहेंगे, तो तुम्हारा वर्क एक्सपीरियंस का कॉलम कभी खाली नहीं रहेगा इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते टाइम। Okay. तो वर्क एक्सपीरियंस हो गया, सीजीपीए हो गई। इसके बाद आते हैं प्रोजेक्ट्स, जो मैंने पहले कवर कर दिए। और फिर Hmm. तुमने कहा कि मशीन लर्निंग कहाँ से सीखनी है, तो मशीन लर्निंग के लिए बेस्ट रिसोर्स है कैंपस एक्स, एक यूट्यूब चैनल है। वो मेरे Okay. ही कॉलेज के एलुमनाई है, 2013 बैच के, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के। उनके 3 लाख सब्सक्राइबर है, एंड दैट पेज इज फेनोमिनल। वो इतना अच्छा कंटेंट है उस पे, पूरा हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स कंटेंट है। एंड अच्छा. राइट फ्रॉम द मैथमेटिक्स टू द इम्प्लीमेंटेशन सब कुछ है उसमें। 2 प्लेलिस्ट्स हैं, 100 डेज ऑफ मशीन लर्निंग एंड 100 डेज ऑफ डीप लर्निंग। Okay. इट इज Yeah. कंप्लीट, पूरा अपने आप में ही कंप्लीट है यूट्यूब चैनल ये। हाँ, ओके, सही बात है. मीन्स मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट थोड़ा तो नहीं, थोड़ा नहीं, बहुत स्टैंड आउट करते हैं बियॉन्ड मीन्स अदर अदर रेज्यूमेस एंड ऑल. सो आप मेरे को बताइए कि आप कैसे बैलेंस कर देते हैं कि ये तो कोडिंग एंड ऑल एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में आते हैं एंड स्टडीज एंड ऑल, बिकॉज आपके पॉइंटर्स भी मैंने जैसे देखा कि आपके पॉइंटर्स 9 पॉइंट के ऊपर ही है. सो आपने कैसे मैनेज किया वो? तो मैं ये करता था कि जितना पॉसिबल हो पाए क्लासरूम में उतना गेन कर लो। बात क्या होती है कि बच्चे क्लासरूम में बातें करते रह जाते हैं और पता भी नहीं होता कि टीचर कौन सा टॉपिक पढ़ा के चला गया है। तो ये नहीं करना यार। इससे क्या होगा ना, तुम्हारा ही टाइम बचेगा। अगर तुमने क्लासरूम में, इट इज नॉट नेसेसरी कि तुम पेन लेके सब नोट डाउन करो या लिखो। जस्ट स्टे अटेंटिव, एक कान खुला रखो कि टीचर जो बोल रहा है वो तुम्हारे कान में जाता जाए। जब एग्जाम्स आते हैं, एंड इफ यू हर्ड द थिंग वंस, अगर तुम्हें कोई चीज पहले से प्रूफ तुमने सुना हुआ है और जब तुम उसको दोबारा पढ़ते हो तो तुमको याद आता है, ओ सर ने क्लास में ऐसा बोला था या मैम ने क्लास में ऐसा बोला था। लेकिन जब तुम दोनों कान बंद करके बैठोगे क्लास में, तो जब पहली बार एग्जाम के 2 दिन पहले वो कॉपी खुलेगी तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा कि इस पेज में क्या कहाँ से आ रहा है, क्या कहाँ से हो रहा है, कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो इसीलिए क्लास में अगर अटेंटिव रह लो, हर क्लास में भी नहीं, जितना पॉसिबल हो पाए उतना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बीटेक है, बीटेक में बच्चे मस्ती नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे। तो क्लास में इतना अटेंटिव रहना है कि 60-70% चीजें कैप्चर कर लो क्लास में, जो बचा हुआ है वो एग्जाम के पहले कवर हो जाएगा। इससे क्या है ना, कभी भी बहुत ज्यादा बर्डन नहीं आएगा एग्जाम्स के पहले। तो तुम एग्जाम टाइम पे भी कोडिंग कर पाओगे। ऐसा नहीं होगा कि मेरे एंड सेम चल रहे हैं या मेरे मिड सेम चल रहे हैं तो मेरी कोडिंग छूट गई या मेरी हाँ. स्ट्रीक टूट गई। बहुत बच्चों का ऐसा होता है कि यार अभी तक तो बहुत अच्छा चल रहा था, पूरा लीड कोड हरा 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 है, और एकदम से 20 दिन के लिए खाली हो गया, क्योंकि एंड सेम आ गए, पास होना है, सीजीपीए अच्छी करनी, इंप्रूव करनी है, ये सेमेस्टर आसान है, ज्यादा ला सकता हूँ, ज्यादा ला सकता हूँ, तो उसके लिए भाई क्लास में सुनो। ये लाइक भैया, जस्ट टेल मी द थिंग्स कि हम माइक्रोसॉफ्ट और बिग टेक कंपनीज को ऑफ कैंपस कैसे रीच कर सकते हैं? सबसे पहली चीज होती है कि तुम्हें माइक्रोसॉफ्ट के करियर्स पेज को एकदम नेटफ्लिक्स की तरह बिंज करना है भाई। डेली तुम्हें करियर पेज को जाना है, रिफ्रेश करना है, इंटर्नशिप सर्च करना है, जहाँ कहीं भी अपॉर्चुनिटी है तुरंत भरना है। दिस इज द फर्स्ट वे। अगर वैसे ना हो तो लिंक्डइन पे जितने भी SDE1 या SDE2 तुम्हें दिखाई दे माइक्रोसॉफ्ट के, उन्हें कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजनी है, उनसे कनेक्ट करना है। उन्हें एक कोल्ड डीएम करना है कि सर या मैम, आई एम सो एंड सो, आई हैव माई स्किल्स इन सो एंड सो, दिस इज माई रिज्यूमे, इफ देर इज अ वेकेंसी एंड इफ यू हैव अ रेफरल अवेलेबल, देन प्लीज ग्रांट मी योर रेफरल। तो ऐसे तुम रेफरल मांग सकते हो किसी से भी। अगर कोई जानने में है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं जानने में है देन लिंक्डइन नेटवर्किंग विल हेल्प यू इस तरीके से। इसीलिए कहते हैं कि लिंक्डइन भी बहुत जरूरी है, अपार्ट फ्रॉम क्या कहते हैं, कोडिंग एंड सॉफ्ट स्किल्स।
लिंक्डइन नेटवर्किंग में बहुत हेल्प करती है। कई मेरे कितने सारे दोस्त हैं जो ऑफ कैंपस इस समय एटलासियन, इनफैक्ट गूगल में काम कर रहे हैं, और वो लोग रेफरल लेकर के गए हैं वाया लिंक्डइन, उन लोगों से जिन्हें जिन्हें वो कभी मिले नहीं है आज तक। सही तो बात है, इसलिए सही बात ये है। दिस इज द सेकंड वे। और थर्ड तरीका ये है कि कैंपस पे ही विजिट कर ले कंपनी। तीन चीजें मीन्स, हैं। हाँ कैंपस पे, हाँ ओके, वहाँ बट द वे इज फॉर अ टियर 3 कॉलेज स्टूडेंट, द वे इज ओनली फ्रॉम लिंक्डइन एंड ऑल एंड फ्रॉम करियर पेजेस। मतलब टेल मी भैया कि आपने कितने लिटपुट क्वेश्चन सॉल्व किया आज तक? ये यार, अगर सब कुछ जोड़ के बताऊं मैं तो होगा यार 800 क्वेश्चन होगा। ओके, मीन्स आपने कभी सीपी की है, मीन्स करते हो? हाँ हाँ, मैंने सीपी की है बट मैं करता नहीं हूँ, मैं सीपी का बहुत शौकीन नहीं हूँ। ओके। मैंने सीपी केवल इसलिए की थी जस्ट बिकॉज आई वांटेड टू टेस्ट माय आईक्यू, कि मैं सोच पा रहा हूँ कि मैं नहीं सोच पा रहा हूँ, उसके लिए की थी मैंने। अच्छा। तो मैंने कभी बहुत ज्यादा मतलब कोई प्रोफाइल मेंटेन नहीं करी है, मैंने बहुत रेगुलर कॉन्टेस्ट्स नहीं दिए, लेकिन हाँ, जब भी जहाँ कोई मुझे क्वेश्चन अगर मिला तो मैंने ये नहीं पूछा कि सीपी का है तो नहीं करूंगा, करा मैंने सब है। हाँ ऐसा है। ठीक है। बट आपका इंटरेस्ट तो मशीन लर्निंग एंड ऑल, क्योंकि आपने उसी में एग्जैक्टली प्रोजेक्ट्स एग्जैक्टली, एंड ऑल बनाए। वही वही वही। बट अभी तो रिसेशन वगैरह चल रहा, तो फिर सीपी करना एज अ स्टार्टर गुड है और बैड? देखो सीपी भी उसी चीज पे डिपेंड करती है कि तुम्हारे पास कितना समय है। अगर तुम एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो जो पहले सेमेस्टर में हो अभी, तो मैं कहूंगा हाँ। कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली कोड फोर्सेस खोलना है, 800 लेवल का क्वेश्चन करना चालू कर देना है स्ट्रेट अवे। कुछ नहीं, ना दाएं ना बाएं, डायरेक्टली कोड फोर्सेस 800 पे सेट करो, डिफिकल्टी को करना चालू कर दो, 900 करो, 1000, 1100, 1200, धीमे धीमे बढ़ते जाओगे। ये तब है जब तुम्हारे पास टाइम है। क्योंकि सीपी में क्या है ना कि समटाइम्स वन क्वेश्चन इज गोइंग टू टेक 2 आवर्स और 3 आवर्स और 4 आवर्स, हो सकता है नहीं हो सकता है तुरंत हो जाए। तो ये भी पॉसिबल है। तो उसके लिए क्या है कि जिसके पास टाइम नहीं है, अगर वो सीपी करने बैठ गया तो फिर जो डीएसएस को कवर करना है वो भी नहीं खत्म हो पाएगा। या प्लीज। एंड आपके भैया, आपके नेटवर्किंग के बारे में बताइए जरा। मीन्स आपके नेटवर्किंग कैसे आपने, और कम्युनिकेशन आपने कैसे अच्छा किया? नेटवर्किंग के लिए मैंने ना कॉलेज के फर्स्ट सेमेस्टर से ही लिंक्डइन पे अपने कॉलेज के एलुमनाई को, पास आउट जितने भी लोग थे, उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजना चालू कर दी थी, कि ताकि ओके एक ओके। ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल मेरे पास रहे जो रिसोर्सफुल हैं और जो कल को मेरे काम आ सकते हैं, या कल को मैं भी उनके काम आ सकता हूँ अगर मैं कुछ सीख जाऊँ तो मैंने इस तरीके से स्टार्ट किया। फिर इवेंचुअली मैंने टाइम दिया लिंक्डइन को, ऐसा नहीं है कि अपने आप ग्रो कर जाएगा, वीकेंड्स पे या हफ्ते में 2 दिन 3 दिन खोल करके जो भी कनेक्शन रिक्वेस्ट आई थी उन्हें एक्सेप्ट करना, जो डीएम आए उनसे बात करना। और अपने मेन चीज़ है कि जो तुम्हारे कॉलेज के पास आउट्स हैं वो तुम्हारे लिए ऑलरेडी जनरस रहेंगे, तो उनको तुम अगर कांटेक्ट करोगे, उनसे तुम नेटवर्किंग करोगे, तो वो तुम्हें हेल्प करने की ज्यादा टेंडेंसी हाँ। रखते हैं, ना कि कोई और। या तो इसलिए अपने एलुमनाई को तो पकड़ के रखना है बिल्कुल एकदम, उनको नहीं छोड़ना। और ओके। नेटवर्किंग तो इसी तरीके से होगी कि तुम्हें रैंडमली तुम्हें कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी, जिस इंसान को तुम जानते नहीं, नाम नहीं सुना, लेकिन अगर दिख रहा है कि वो एसडी है तो भेज दो कनेक्शन रिक्वेस्ट। ओके ओके ओके। बाय द वे, योर कॉलेज इज फ्रॉम टायर 1 और टायर 2 कॉलेजेस? कह सकते हैं इट इज अ टीयर 1 कॉलेज। टीयर 1। ओके ओके। सही बात है, सही बात है। एंड आप थोड़े टिप्स बताइए जो अभी स्टार्ट करेंगे कोडिंग एंड ऑल, फॉर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर स्पेशली। आप जो अभी थर्ड ईयर में उनके लिए बताइए कि मीन्स इफ इफ एनीवन इज फ्रॉम थर्ड ईयर, मीन्स अभी तो स्टार्ट होंगे, अभी तो सेम 4 चल रहा, अभी तो सेम 5 वगैरह चलेगा, तो उनके लिए रोड मैप फॉर क्रैकिंग बिग टेक इंटर्नशिप्स। बात ऐसी है कि जो थर्ड ईयर में आने वाले हैं, जो फिफ्थ हम्म। सेमेस्टर में आने वाले हैं, उनके लिए टाइम बचा है बहुत थोड़ा, 2 से 3 महीने मैक्स है तुम्हारे पास। उसके बाद ओके जुलाई अगस्त से कंपनी आना चालू हो जाएंगी, ओपनिंग्स आना चालू हो जाएंगी, सेल्स फोर्स की ओपनिंग तो अभी से आ गई है, जिसको भरना हो भर ओके सकता है। ओके। तो क्या कहते हैं, अगर तुम्हें सीखना है तो अभी तुम्हारे लिए बेस्ट रिसोर्स है स्ट्राइवर की डीएसए शीट। एक वर्ड में बोलूंगा, केवल और केवल स्ट्राइवर की डीएसए शीट करनी है, कोई सीपी नहीं करनी है, कोई कॉन्टेस्ट नहीं देने हैं अभी, केवल स्ट्राइवर की डीएसए शीट करनी है। और कोई एक तरीके का डेवलपमेंट करना है, चाहे वेब कर लो, चाहे ऐप कर लो, चाहे यूआई यूएक्स कर लो, चाहे मशीन लर्निंग कर लो, जो तुम्हें सही लगे, जिसमें ओके मन लगे या जिसमें बैकग्राउंड हो, वो परस्यू कर लो, अलॉन्ग विद डीएसए वाली स्ट्राइवर की शीट।
ये है फॉर दोज पीपल हु हैव वेरी लेस टाइम, जिनके पास 3 साढ़े 3 महीने हैं अभी केवल, और जिनको इंटर्नशिप चाहिए, क्योंकि फिफ्थ सेम हाँ, जब तुम्हारा चल रहा होगा उसी के बीच में ही कंपनीज आएंगी, या उसी के बीच में अपॉर्चुनिटीज आती है फिर बंद हो जाती है। सिक्स सेमेस्टर में बहुत मुश्किल होता है। yeah, हाँ, सिक्स सेमेस्टर में yeah, बहुत रेयरली कुछ खुल जाए तो खुल जाए, वरना मैक्सिमम जो समर इंटर्न जो लगती है ना वो फिफ्थ सेमेस्टर में ही लग जाती है, जिनकी लगनी होती है। yeah, okay, ये फैक्ट है। जो जो सेकंड ईयर में है वो क्या कर सकते हैं कि वो डीएसए स्टार्ट कर दो और सीजनली सीपी करते रहो, जैसे एक हफ्ते में कॉन्टेस्ट आया तो दे दिया, 2 हफ्ते में एक डिव 2 आया दे दिया। ये है उनके लिए जो भी सेकंड ईयर में है। जो एकदम फ्रेश स्टार्ट करने वाले हैं उनके लिए तो बिल्कुल है कि सी प्लस प्लस या जावा जो भी तुम्हें लैंग्वेज पसंद हो उसे सीखो, उसमें ऊप्स के कॉन्सेप्ट को सीखो, तुरंत कोडिंग करना चालू करो, एकदम बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट करो और तुरंत कोड फोर्सेस से ही स्टार्ट करो। मैं तो okay, कहूंगा उन्हें अभी डीएसए अवॉइड करो, अभी तुम लॉजिक बिल्डिंग बनाना सीख लो, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना जितना जल्दी सीख लोगे उतना बेटर। okay, सही बात है, सही बात है। सो थैंक